नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के दोबारा से कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इनको एमसीक्यू तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप इनको पीवाईक्यू भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंप्लीट लेक्चर को, जिसमें आप इनके साथ साथ कंप्लीट सीक्वेंस को कंप्लीट उसको भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को, जिससे कि हमें इजीली वो चीज़ें समझ में आए और किसी तरह का कोई इशू ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग मेथड दैट इनहेंस द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब ऐसा टीचिंग का कौन सा मेथड है जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होती है। सबसे पहला ऑप्शन में लेक्चर मेथड। देखिए, लेक्चर मेथड का जो सिर्फ यूज़ किया जाता है सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, तो कंप्लीट आंसर नहीं होगा। डेमोस्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है प्रैक्टिकल को शो करने के लिए होता है, बट इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। थर्ड बात की जाए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की, इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लगे वहाँ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग लगा सकते हो। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बात की रेक्शनल मेथड, इसमें सिर्फ हम किसी भी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं या उसको रिकॉल करते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो सी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है द टर्म एंड्रागॉजी इज रिलेटेड टू, जरा सोचिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आगे आंसर बढ़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा द टर्म एंड्रागॉजी इज रिलेटेड टू टीचिंग इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस अडल्ट टीनेजर्स। देखिए, द टर्म एंड्रागॉजी जो डेवलप हुआ है उसको डेवलप करने वाले बंदे का नाम था मैक्लोन। ठीक है, मैक्लोन ने इसको डेवलप किया था और ये ज़्यादातर जो पॉपुलर है वो अडल्ट लर्निंग के लिए पॉपुलर है। ठीक है, टीचिंग अडल्ट के लिए पॉपुलर है। इसमें जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज 18+ होती है, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए हम टर्म एंड्रागॉजी का यूज़ करते हैं, अडल्ट को पढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए ये इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, तो स्पेशलिटी में बात की जाए जितने भी अडल्ट होते हैं जो 18+ होते हैं, अडल्ट सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। मतलब आपने देखा वो छोटे बच्चे जो होते हैं, जब भी आप 1 से लेके 10th तक या 12th तक स्टडी कराते हैं तो बच्चों को आपको हर एक चीज़ गाइड करनी पड़ती है, मतलब एक डायरेक्शन आपको खुद देना पड़ता है। बट अगर बात करें हम एंड्रागॉजी की, जो 18+ बच्चों पब्लिक मतलब टर्म रिलेटेड है 80+ बच्चों के लिए, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। मतलब वो आपसे हर चीज़ पूछेंगे नहीं, बहुत सारे काम वो खुद ही करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम लगती है तभी वो आपसे डिस्कशन करें, वरना नहीं करेंगे। और वो ज़्यादातर वो खुद डिसाइड करते हैं, उनको क्या करना है, कैसे सीखना है, वो सब खुद ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, और वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनके पास होता है, क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ खुद सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको हर उस चीज़ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने 12th कंप्लीट की थी, 12th के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैंने उनको सीखा, किसी से ना पूछने के बाद मैंने उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया और उनको सीखा। उसी तरीके से एंड्रागॉजी में भी जो अडल्ट होते हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके साथ बात की जाए लर्निंग का पर्पस उनके पास ज़रूर होता है। 11th से 12th तक हमारा एक एजेंडा होता है कि हमें क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए पढ़ते हैं। बट जब 18+ हो जाते हैं, यानी आप एंड्रागॉजी में लाई करते हैं, ठीक है, यानी आप अडल्ट हो जाते हैं, तो आपके पास लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर होता है कि आपको क्या करना है। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग होती है जो अक्सर कर एडल्ट पसंद करते हैं। ठीक है, इंटरनल मोटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ये, वेस्को को पढ़ाना एंड्रागॉजी। ठीक है, अब इसके बाद दो टर्म थे। ठीक है, इसको हम एंड्रागॉजी और पेडागॉगी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मैंने आपको अभी बताया था, एंड्रागॉजी तो टर्म 18+ बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, पेडागॉजी पेडागॉजी बच्चों को पढ़ाने के लिए है, तो लिखा है लर्नर डिपेंडेंट ऑन द डिसीजन ऑफ टीचर। जो बच्चे होते हैं उनका वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं डिसीजन ऑफ टीचर के लिए। लिखा है लार्जर अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस,
अब अडल्ट हैं वो रियल लाइफ से सीखते हैं, सीखने के बाद उसको अपने अपने स्टडी में एप्लीकेबल करते हैं, तो उनके पास लार्ज अमाउंट में लाइफ एक्सपीरियंस होता है। इनके पास थोड़ा सा भी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि इनकी टीचिंग होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, मतलब टीचर जो बताएगा वो वही करेंगे, तो इसीलिए इनको गलती करके सीखने का बहुत कम टाइम मिलता है, तो लाइफ एक्सपीरियंस के पास बहुत कम होता है। ठीक है, वही बात करें एंड्रागोजी, उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो लिखा लर्निंग नीड टू क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल रोल्स। ठीक है, इसमें लर्निंग जो होती है एंड्रागोजी में वो टीचर सेंटर्ड ना होकर लर्नर सेंटर्ड होती है, तो इसमें जो लर्नर होता है टीचिंग उसी के सेंटर्ड होती है, इसीलिए वो सोशल रोल काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर पाता है हर चीज़ से, और वो उसकी सीखने की कैपेसिटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, मतलब एज कम्पेयर टू पेडागोगी अच्छी होती है। लिखा है लर्निंग नीड टू डिक्टेट बाय द टीचर। अब पेडागोगी में टीचर एक प्रकार से डिक्टेटर होता है, आपसे बोला जाएगा आप शांत रहिए तो आपको शांत रहना पड़ेगा, आपसे बोला जाएगा टेस्ट दीजिए तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो लर्निंग लाइक अ टीचर आपके लाइफ में पेडागोगी स्टेज में डिक्टेटर होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी एक और इस पेडागोगी की बात करें तो इनमें जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, टीचर आपको मोटिवेट करती है, आपको बताती है आप पढ़ लीजिए, आपको अगर एग्जाम पास करना है तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद सेम वही रहता है। पर एंड्रागोजी में ऐसा नहीं, यहाँ इंटरनल मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम किसी ना किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमसे पूछा गया है, ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया मूक के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछा गया, जो ठीक है जो स्वयं से रिलेटेड है। लिखा है इन मूक ecosystem learning analytical in primarily is used for designing multimedia lecture, tracking the learner engagement and predicting the dropouts, creating acceleration policies, managing instructor and workload। अब पढ़िए इसको। देखिए इस सेट को आप सिर्फ इसीलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मूक स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, मूक सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि एक तो वो लर्नर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगें। ठीक है, लर्नर के इंगेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करें। जिस ट्रैक करने से मेरा मतलब यहाँ मतलब है कि लर्नर के इंगेजमेंट को अगर ट्रैक किया जाए और लर्नर अगर लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो वो मूक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, पर्टिकुलर काम जो रहता है उसको लर्नर काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। इसीलिए ये ट्रैकिंग लर्नर एंगेजमेंट एंड प्रिडिक्टिंग डाउट ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको आप एक एग्जांपल की तरह से समझ लीजिए, जैसे आप किसी लर्नर को ट्रैक करें तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं वो कौन सा वीडियो देख रहा है, कितने टाइम पर कितना पैसे कोर्स पर स्पेंड कर रहा है, कौन सा असाइनमेंट सबमिट किया, क्विज परफॉर्मेंस कैसी थी उसकी, लॉगिन एक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आप सीख सकते हैं। प्रिडिक्टिंग ड्रॉप आउट का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। मूक कोर्स ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई, मतलब मूक का ड्रॉप आउट कोर्स बहुत मतलब रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रैकिंग सिस्टम को इंगेज करने और प्रेडिक्टिंग डाउट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है the process of comparing the student performance against his and her previous performance is known as। एक बार आप देख लीजिए, फिर एक बार हम हिंदी में भी इसको डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी छात्र के प्रदर्शन को उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना करने की प्रक्रिया के रूप को माना जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए होता है, नहीं होता है। सम्यूटेटिव असेसमेंट ये भी नहीं होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट ये भी नहीं होगा, तो अब बचा आपका इप्सेटिव असेसमेंट। ये किसी एक ही स्टूडेंट पर उसके करंट परफॉर्मेंस उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखने के लिए या उसका कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इप्सेटिव मूल्यांकन असेसमेंट का। याद रखिएगा, प्रीवियस और
करंट, दोनों को देखने के लिए हम इप्सेटिव असेसमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, पिछली बार क्या थी परफॉर्मेंस, ठीक है, कितनी बड़ी, प्रोग्रेसिव पर्सनल इंटर रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम काम करते हैं इप्सेटिव असेसमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच थ्योरी विद द इट्स की कॉन्सेप्ट। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गोस्टाल साइकिल मनोविज्ञान, ठीक है, थॉर्नडाइक ठीक है, उसके परीक्षण की त्रुटि, प्रभाव का नियम, रोजर्स मानववादी सिद्धांत, रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सारा है, अब देख लीजिए। देखिए ये ज़्यादातर जो इतने हैं ये थ्योरी हैं, ठीक है, इन थ्योरी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, मोस्टली आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आज की क्लास का आंसर भी हमारा यही है, ठीक है। थॉर्नडाइक ये काम करता है लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर। इसमें से कौन सा है जो एक टीचर के लिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए अच्छा नहीं है। हम इसको ऐसे समझते हैं, हम इसको थोड़ा अपोजिट करके समझते हैं, हम फिर इसको हाइड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सबसे पहला होगा आपका डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, करेक्ट, एबिलिटी टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्किल। अथॉरिटेरियन जैसी बात कभी नहीं आती किसी भी टीचर में, तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब एक काम करिए, आप इरेजर लीजिए, इसको यहाँ से बिगाड़िए, इसको दोबारा पूरा पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं पढ़ देता। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, मतलब जो नहीं है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचर। तो गुड टीचर का कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे गुड टीचर के कैरेक्टरिस्टिक है। जो गुड टीचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वही इसका कंप्लीट आंसर है, यानी अथॉरिटेरियन एटीट्यूड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। हमने 4 से 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कई बार पूछे भी गए थे, ठीक है। इसीलिए आप अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है और मिलती रहेगी। किसी भी तरह के नेट सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम कब हो रहा है, क्या शेड्यूल है, वो सारी चीज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर